हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीक्यूज क्लासेस की रिसर्च और स्टैट की फ्री लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस में होगा। टॉपिक का नाम होगा इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी इन डाटा माइनिंग एंड इम्पोर्टेंट रिसर्च डाटा पोर्टल्स। स्पेसिफिकली उसमें भी धारा, पबमेड, आयुष रिसर्च पोर्टल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड RMIS। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनको मैं आज एक साथ ही आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और PDF नोट्स भी आपको हैंड रिटन अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक आप इसको समझोगे नहीं, आप इसमें शॉर्ट नोट भी नहीं लिख पाओगे। तो हमारा मेन मकसद जो है वो रिसर्च को समझना है, क्योंकि जब हम MD में रिसर्च करेंगे या PhD में रिसर्च करेंगे, तब हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक है IT का यूज़ करना और डाटा माइनिंग करना। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजिंग टर्म को हम आसान तरीके से समझते हैं। डाटा माइनिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, आयुर्वेद में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारी हो चुकी हैं। अगर मुझे नई रिसर्च करनी है और मुझे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करना है, यानी पुराना मुझे डाटा चाहिए जिससे मैं अपनी रिसर्च का हाइपोथेसिस बना सकूं, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकूं, तो मुझे क्या चाहिए? रिव्यू करना है लिटरेचर का, जिसके लिए मैं चरक संहिता यूज़ करूंगा, सुश्रुत संहिता यूज़ करूंगा और पुरानी रिसर्चेज करूंगा। अब पुरानी रिसर्चेज जो हैं, जो हुई है, वो मुझे कहाँ मिलेंगी? वो मुझे मिलेंगी इंटरनेट पे, और मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में या किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको रिसर्च जो थीसिस है वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर मुझे इंटरनेट पे रिसर्च ढूंढनी है तो उसको हम कहते हैं डाटा माइनिंग करना, है ना? जैसे माइनिंग, आज आज तक आपने माइनिंग सुना होगा कि जैसे बहुत बड़ी खानें हैं जहाँ से सोना जो है उसकी माइनिंग की जा रही है, चांदी की माइनिंग की जा रही है। तो माइनिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या हो कि धरती तो बहुत बड़ी है, खान तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से कुछ चीज जो हमारे काम की है उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसको हम कहते हैं गोल्ड माइनिंग, है ना? जैसे जब हम गोल्ड निकालते हैं तो गोल्ड माइनिंग होगी। तो टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक का नाम है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग का मतलब ये हो गया कि पूरा इंटरनेट जहां पर समुद्र है रिसर्च आर्टिकल का, थीसिस का, उस समुद्र से हमें अपने लिए इम्पोर्टेंट डाटा माइन करना है। उसको हम कहते हैं डाटा माइनिंग। आसान शब्दों में, बहुत सारे डाटा से अपने लिए यूजफुल डाटा को निकालना, इसको कहा जाता है डाटा माइनिंग। ठीक है, सिंपल बात। डेफिनेशन, अब इसी को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न्स, है ना, एंड यूजफुल नॉलेज फ्रॉम लार्ज डाटा सेट। ठीक है, डाटा माइनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डाटा या यूजफुल नॉलेज फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स। ठीक है, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब क्योंकि आप जो कुछ भी डाटा लोगे तो वो आप कहाँ से लोगे? इंटरनेट से लोगे, जहाँ पे आप वो कंप्यूटर का प्रयोग करोगे, है ना? तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी, अब देखो आप ये बात बिल्कुल आसानी से समझेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया दो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट छोड़ के, अगर जैसे दो अलग अलग क्षेत्र है ना, जैसे आज हम जो आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम मॉडर्न साइंस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि आयुर्वेदिक जो भी नॉलेज है वो साइंटिफिक है। तो हम आयुर्वेद का डाटा यूज करेंगे जो हमारी संहिताओं में लिखा गया है, और दूसरा हम मॉडर्न मेडिसिन का डाटा यूज करेंगे। ठीक है, जो इंटरनेट में आपको मिलेगा। तो दोनों डाटा हमें कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे डाटाबेस से। डाटाबेस का मतलब हुआ जहाँ पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है।
तो डाटा माइनिंग क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी सब फील्ड है कंप्यूटर साइंस और स्टैट की, विद एन ओवरऑल गोल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा सेट। ठीक है, तो डाटा माइनिंग का मतलब क्या हो गया? वही कि आपने कंप्यूटर साइंस का प्रयोग करना है, स्टैट का प्रयोग करना है, और जितना भी ओवरऑल डाटा पड़ा है उसमें से जो यूजफुल है आपके लिए उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। then transform the information into a comprehensive structure for future use। अब एक और दूसरी बात यही है कि आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया और जो आपने अपनी रिसर्च करी है उसको भी आपने क्या कर दिया? आपने इंटरनेट में डाल दिया, है ना? और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर में, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि अंडरस्टैंडेबल, मतलब अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च करी और अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिख दी। आपको रिसर्च को पब्लिश करने के लिए हमेशा इमराद का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक कि डाटा माइनिंग होती क्या है। अब हम आते हैं, आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो ये है कि आईटी का क्या रोल है डाटा माइन करने में। तो देखो, आईटी का ही रोल है, क्योंकि सारा डाटा आज की फॉर्म में, आज के इस युग में सारा डाटा जो है वो आईटी सेक्टर में ही है, सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में ही है, सारा डाटा इंटरनेट में ही है। तो उस डाटा को स्टोर करने और उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आईटी की क्या भूमिका है, सब्जेक्ट में हमारे ये टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस में सबसे पहला आता है डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें एक पॉइंट आता है DBMS, दैट इज डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक पॉइंट क्या आता है, इसको बोलते हैं DBMS। जैसे BAMS होता है वैसे DBMS होता है, जिसका मतलब होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? डाटा वेयर हाउस टाइप होता है, मतलब बड़ा सा ऐसे घर समझ लो, है ना? डाटा वेयर हाउस है दैट अलाउज द स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, तो जितनी भी रिसर्चेज आज तक हुई है, वो जो इंटरनेट पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है उसको मैनेज करने के लिए, उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास इंटरनेट में, आईटी सेक्टर में एक पॉइंट, एक फैक्टर है ना, एक कंपोनेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? DBMS। क्या बोलते हैं? DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूज प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, मॉडर्न आईटी सिस्टम्स दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हैंडल, ये जो जितने बड़े बड़े अब आज के जो मॉडर्न आईटी सिस्टम हैं जिसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये बड़े बड़े डाटाबेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। हम ये गिना रहे हैं, हमारे टॉपिक का आंसर हमारा इसमें ये है कि आज के युग में, आईटी वाले युग में, है ना, इस आईटी सेक्टर का क्या लाभ है हमें डाटा माइन करने में। तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि आज के युग में हमारे पास DBMS है, यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये सिस्टम करता क्या है? जितना भी हमारा रिसर्च का डाटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है उसको स्टोर करके रखता है। एक बार जो आपका रिसर्च आर्टिकल छप गया, आपके पास उसका प्रिंट हो ना हो, इंटरनेट पे उसका प्रिंट जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। ठीक है, आप चले भी जाओगे इस दुनिया से तब भी आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो वो किसकी वजह से रह रहा है? आज के आधुनिक युग के DBMS की वजह से। दूसरा ये है कि आज की जितने भी आईटी सेक्टर जो है आज का, उसके जितने भी हमारे प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले हैं। तो ये आप अगर सर्च करोगे एक रिसर्च आर्टिकल, तो विद इन सेकेंड जो है वो आपको रिसर्च का, आपकी सर्च का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका रिसर्च आर्टिकल खुल जाएगा, आप बहुत जल्दी उसको अपलोड कर सकते हो, सब कुछ जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तीसरा आता है डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, आईटी हेल्प्स कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, जैसे डाटाबेस, वेबसाइट्स, ठीक है, एंड सोर्सेज एक्सेट्रा। दो बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं, जैसे एक डाटाबेस होता है और एक होती है वेबसाइट। ठीक है, तो डाटा आपको, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि डाटाबेस क्या चीज होती है और वेबसाइट क्या चीज होती है। वेबसाइट तो आप सब जानते हो कि वेबसाइट क्या चीज होती है। ठीक है,
तो जैसे मान लो कि एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल अपलोडेड है ना? तो वो आपको इजीली अवेलेबल है किसकी वजह से? आईटी की वजह से, है ना? आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग की वजह से। डाटाबेस आप एक तरह का ऐसे मान लो कि एक ऐप होती है, ठीक है? एक तरह की, आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एक प्रकार की ऐप होती है ना? और उस ऐप में आपके पास बहुत सारा डाटा होता है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है कि आईटी सेक्टर का क्या लाभ है, वो है डाटा विजुअलाइजेशन। आईटी टूल कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू ग्राफ, चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। अब देखो, अब तो आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना आ गया है ना? तो चैट जीपीटी क्या है? आईटी का ही एक हिस्सा है। तो मान लो आप एक रिसर्च आर्टिकल अपने अपने किसी सीनियर का या फिर किसी दूसरे कॉलेज का रिसर्च आर्टिकल आपने खोला है, क्योंकि आपको आगे उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, पर उसका रिजल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ से उसको कॉपी किया और चैट जीपीटी में डाल दिया और उसको बोला कि मुझे आसान भाषा में इसको समझा दे। तो क्या होगा, चैट जीपीटी आपको आसान भाषा में समझाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स डाटा को ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में और डैशबोर्ड्स, है ना, और बहुत सारी पिक्चर्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश करेगा और वो पूरे डाटा को इन टेबल, ग्राफ, चार्ट्स, है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, है ना? तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, ये 4 कंपोनेंट जो है, 5 नंबर में आपको ये प्रश्न आएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया डाटा माइनिंग होता क्या है ना? पूरे वर्ल्ड में जितना डाटा पड़ा है वो हमारे लिए रिसर्च से रिलेटेड जो भी डाटा है उसमें से जो अगर हमने यूज़फुल डाटा अपने लिए निकालना है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा माइनिंग कहते हैं, ठीक है? और डाटा माइनिंग करने में या फिर उस डाटा को मैनेज करने में आईटी सेक्टर का क्या रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है? तो सबसे पहले आप बताओगे कि आईटी सेक्टर की ही देन है, हमारे पास डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें बड़ी-बड़ी ऐप्स और बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स का डाटा जो है वो मैनेज किया जा रहा है। आज का जो आईटी का जो युग है उसमें बहुत अच्छे बड़े-बड़े जो है वो कंप्यूटर हैं जिनकी हाई प्रोसेसिंग पावर है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना? एक दूसरे के साथ कंप्यूटर जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो बहुत सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन हमें ईज़िली अवेलेबल होता है। डाटा जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है, किसी भी ऐप का डाटा जो है वो किसी वेबसाइट में डाला जा सकता है और किसी भी वेबसाइट का डाटा जो है वो किसी भी डाटाबेस या ऐप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और डाटा विज़ुअलाइज़ेशन भी बहुत आसान हो गई है। जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको आसान करके, आसान तरीके से विज़ुअलाइज़, ग्राफ, टेबल और पिक्चर्स की फॉर्म में विज़ुअलाइज़ करके हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आईटी की ही देन हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा पोर्टल्स, है ना? तो डाटा पोर्टल्स, जब हमने बोल दिया कि भई हम जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा माइन करेंगे बहुत सारे डाटा से, तो प्रश्न ये आता है कि बहुत सारा डाटा हमें मिलेगा कहाँ? ऐसी कौन-सी जगह है, ऐसे कौन से पोर्टल हैं या ऐप है या डाटाबेस है, जहाँ पे हमें डाटा मिल जाएगा, ठीक है? तो हम आयुर्वेद से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहला है धारा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, सीधा आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन धारा, ठीक है? एएमओ एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और एमडी के एग्ज़ाम में भी ये एमसीक्यू यहाँ से आ जाता है। तो धारा होता क्या है? धारा का पूरा नाम क्या है? धारा है डिजिटल हेल्पलाइन, ठीक है? डी फॉर डिजिटल, एच फॉर हेल्पलाइन, फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल, ठीक है? तो धारा का मतलब क्या है? जहाँ पे धारा रूप में ज्ञान बहता है, ठीक है? धारा रूप में ज्ञान बहता है, वो धारा है, क्या है? डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल, ठीक है? क्या है ये? धारा क्या चीज़ है? इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस। पहली चीज़ ये है कि धारा जो है वो पहली इंडेक्सिंग सर्विस है। इंडेक्सिंग सर्विस का मतलब सीधे-सीधे आप ऐसे समझ लो कि जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल इंडेक्स होते हैं, इकट्ठे रखे जाते हैं। फॉर द रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो पहली बात ये आपसे एमडी में पूछा जा सकता है, एमडी का प्रश्न है ये एमसीक्यू, कि आप बताएं कि आयुर्वेद की फील्ड में पहला इंडेक्सिंग सर्विस कौन है या पहला इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है धारा, ठीक है? अब देखो धारा बनाया किसने?
ठीक है। धारा प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। धारा किसने बनाया और किसकी वजह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसकी हेल्प से? एवीटी, ठीक है। दो दो तीन जो है ट्रस्ट एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने धारा बनाया। एवीटी क्या है? द आयुर्वेदा ट्रस्ट, ठीक है। एवीटी, ठीक है, आयुर्वेदा ट्रस्ट, कॉम्बिट्योर, ठीक है। और एक आता है हमारे पास सामा। सामा क्या है? स्विस आयुर्वेदा मेडिकल एकेडमी। सामा क्या है? स्विस आयुर्वेदा मेडिकल एकेडमी। और एक है द आयुर्वेदा ट्रस्ट, ठीक है। AYT होगा ये, AVT नहीं। द आयुर्वेदा ट्रस्ट और एक है सामा, ठीक है। द आयुर्वेदा ट्रस्ट जो है वो कॉम्बिटोर में है और जो सामा है वो स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि उसमें स्विस वर्ड आया है। स्विस आयुर्वेदा मेडिकल एकेडमी, स्विट्जरलैंड। और जो हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज न्यू दिल्ली में है, CCRAS। इन तीन संस्थाओं ने मिलकर धारा को बनाया है। तो आप ये तीन चीजें वहां पे लिखेंगे कि धारा किसने बनाई। धारा बनाई एक दिल्ली में जो संस्था है हमारी CCRAS, एक हमारी कॉम्बिटोर में संस्था है द आयुर्वेदा ट्रस्ट, और एक हमारी स्विट्जरलैंड में संस्था है, सामा नाम है इसका, स्विस आयुर्वेदा मेडिकल एकेडमी। फर्स्ट फेज ऑफ धारा प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय CCRAS, ठीक है। तो पहला फेज जो था, जो कि 2010, है ना, वो फंड किया गया किसके द्वारा? CCRAS के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2010 से लेकर जुलाई तक फर्स्ट फेज चला था, अगस्त 2010 से लेकर जुलाई 2011 तक। और जिसको फंड किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि उस टाइम पे जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नहीं थी, है ना। तो उस टाइम हमारा जितना भी काम होता था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर होता था। और इसीलिए उन्होंने फंड किया और CCRAS ने फंड किया 2010 से 2011। क्या पर्पस था धारा बनाने का? सबसे पहला था डेडिकेटेड आयुर्वेदा रिसर्च डाटाबेस। क्योंकि देखो 2010 तक जो था या उससे पहले जो था वो आयुर्वेद का आप ऐसे मान सकते हैं कि रिसर्च वाले पॉइंट में, रिसर्च वाली फील्ड में ज़्यादा बोलबाला नहीं था। और मॉडर्न मेडिसिन हमेशा आयुर्वेद वालों से जो है वो रिसर्च एविडेंस मांगती है। और आयुर्वेदा में रिसर्चेज होना शुरू हो गई 2000 के बाद से, या 1980 के बाद से शुरू होनी हो गई, लेकिन उन रिसर्चेज वो क्या कर रहे थे? थीसिस की फॉर्म में बस कॉलेज में रख रहे थे। तो फिर एक ज़रूरी था कि ऑल इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेट में एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसमें बहुत सारा डाटाबेस हो रिलेटेड टू आयुर्वेदा रिसर्च। इसीलिए आयुर्वेदा रिसर्च डाटाबेस के लिए धारा जो है वो डेडिकेट किया गया, ठीक है। और इसमें जो है इंडाइसिस इंडाइसिस एज पर रिव्यूड आयुर्वेदा जर्नल्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे रिसर्च आर्टिकल थे वो सारे के सारे आयुर्वेदा जर्नल्स से उठा के डाले जाते हैं, आयुर्वेदा से ही रिलेटेड होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल होते हैं। अब हम आते हैं कि की फीचर क्या है, धारा के सामान्य गुण क्या है। पहला है इसमें क्लासिकल प्लस क्लिनिकल आयुर्वेदा आर्टिकल आपको दोनों मिल जाएंगे, है ना। क्लासिकल आर्टिकल भी आपको सारे मिल जाएंगे, जो संहिताओं के ऊपर बेस्ड आर्टिकल हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और मॉडर्न जो साइंस है और क्लिनिकल आर्टिकल जो है दोनों आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कीवर्ड बेस्ड सर्च है, मतलब अगर आप इस वेबसाइट, है ना, वेबसाइट या वेबसाइट ही होती है इनकी, है ना। तो सिंपल आप इस वेबसाइट को खोलोगे, धारा अगर आप खोलोगे तो वहां पर कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन है। मतलब अगर आप वहां पे डालोगे रोग, है ना, रोग डालोगे या चिकित्सा डालोगे, दोष डालोगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल हैं वो खुल जाएंगे, है ना। तीसरा है यूजफुल फॉर लिटरेरी रिव्यू, PG एंड UG रिसर्च। तो यही है मेन, इसके लिए ही हमने इसको बनाया था। और ताकि आयुर्वेद का जितना भी रिसर्च, जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है, जितना भी हमारे पास रिसर्च बेस्ड डाटा है, एक तो वो संभाल के रखें हम उसको, ठीक है। एक तो उसकी कंजर्वेशन हो जाए, और दूसरा ये है कि UG और PG में जितनी भी रिसर्चेज करते हैं बच्चे, है ना, तो उन रिसर्चेज के लिए फिर हमारा जो लिटरेरी रिव्यू होता है ना, जो हाइपोथेसिस के बाद हम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करते हैं, तो उसके लिए फिर बच्चों को आसानी से डाटा अवेलेबल हो। Dhara in Sanskrit means flow, and it symbolizes the facilitation of free flow of the information on research in Ayurveda. तो धारा, इसका नाम धारा इसीलिए रखा गया, है ना, क्योंकि धारा का संस्कृत में मतलब होता है कि ऐसे बिना रुके बहना, है ना, धारा रूप में बहना। तो इसका मतलब यही था कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो बिना रुके
आयुर्वेद की जो रिसर्च है वो बिना रुके चली रहे और ज्ञान जो है वो धारा के रूप में प्रवाहित होता रहे। इसीलिए इस रिसर्च पोर्टल का नाम धारा रखा गया था। ठीक है, तो आपने बस बताना है धारा का पूरा नाम क्या है, 5 मार्क्स में बताना है धारा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, धारा बनाई किसने है, इसको फंड किसने किया, इसके क्या गुण हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या था बनाने का, ठीक है, और धारा का नाम धारा क्यों रखा गया। बिल्कुल सिंपल, 5 मार्क्स में आएगा। तो आपने इसको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमारा रिसर्च पोर्टल है उसका नाम है आयुष रिसर्च पोर्टल। ठीक है, सिंपल नाम है आयुष रिसर्च पोर्टल। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन आयुष रिसर्च पोर्टल ऑन 2011। क्योंकि 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नहीं थी, है ना, आयुष मंत्रालय नहीं था, आयुष विभाग था। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो अब 2014 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना। तो 2011 में उस आयुष डिपार्टमेंट ने क्या किया था, 2014 में अब मिनिस्ट्री बन गई है, आयुष मंत्रालय बन गया है। तो 2011 में आयुष डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक आयुष रिसर्च पोर्टल खोला। ठीक है, ये आयुष रिसर्च पोर्टल क्यों खोला गया, टू सर्व द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स इन द डोमेन ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिगपा, होम्योपैथी एटसेट्रा। इसी से फिर बाद में आयुष बना। ठीक है, आयुष मंत्रालय। तो हुआ क्या कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी, जो हमारा साइंटिफिक है, जो साइंटिस्ट हैं, ये जो आज का मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो लोग हमेशा आयुर्वेद से रिलेटेड हमेशा जो थे वो एविडेंस मांगते थे, है ना। तो उन्हीं एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए आयुष मंत्रालय ने क्या किया, एक आयुष रिसर्च पोर्टल खोला 2011 में, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी को सारा का सारा जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो कि आयुर्वेदा में हुई, योगा में हुई, नेचुरोपैथी में हुई, यूनानी में हुई, सिद्धा में हुई, होम्योपैथी में हुई, सोवा रिगपा में हुई, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, उन रिसर्चेज को साइंटिफिक कम्युनिटी में इजीली अवेलेबल करवाने के लिए आयुष रिसर्च पोर्टल 2011 में खोला गया, बनाया गया। इस आयुष पोर्टल का पर्पस क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पोर्टल फॉर आयुष रिसर्चेस। ठीक है, मेन पर्पस इसका यही था कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आयुष रिसर्चेज के लिए एक पोर्टल हो, मतलब भारत सरकार का एक अपना पोर्टल हो, जिसमें आयुष से रिलेटेड रिसर्चेज का डाटा हो, अवेलेबल हो, ताकि दुनिया उसको देख पाए। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डाटा होगा तो वो ऑथेंटिकेटेड डाटा ही होगा। उसके बाद द मेन एम ऑफ दिस पोर्टल इज टू फर्स्ट शोकेस द रिसर्च फाइंडिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। पहली चीज तो मेन मकसद यही था कि जितनी भी आयुर्वेद में रिसर्चेज हुई हैं, उन रिसर्च फाइंडिंग्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखाया जाए पूरी दुनिया को, टू प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, है ना। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जैसे मान लो, आप ये मान लो कि मान लो मैं जो हूँ वो एमडी कर रहा हूँ पंजाब में, मैं रिसर्च कर रहा हूँ पंजाब में, अगर ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है और मेरा रिसर्च का टॉपिक है मान लो बाजीकरण या रसायन, तो उसके ऊपर कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, हुई है, नहीं हुई है, अगर इंटरनेट पे वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो मैं खुद से कितना ही ढूंढूंगा, है ना। मैं पूरे पंजाब तो नहीं घूमूंगा, या मैं हिमाचल जाऊंगा या हरियाणा जाऊंगा या केरला जाऊंगा, तमिलनाडु, हर एक कॉलेज में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आपके किसी स्टूडेंट ने वाजीकरण या रसायन के ऊपर कोई रिसर्च करी है या नहीं करी है। दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन मैं अगर इंटरनेट पे सर्च करूंगा तो मुझे इंटरनेट तभी बताएगा कि रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, जब वो डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल होगा। और इसी डाटा को अवेलेबल कराने के लिए भारत सरकार ने आयुष रिसर्च पोर्टल खोला, ताकि डाटा अवेलेबल हो, नए जो रिसर्चर हों वो पहले सर्च करें। आप देखोगे जो लोग भी एमडी कर रहे हैं, जो लोग एमडी करने जाएंगे, आप जब भी अपना टॉपिक चूज करोगे, आप उसको जरूर इंटरनेट में ढूंढोगे, क्योंकि आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करना चाहोगे, आपकी सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाएगी।
जिस बात पे पहले रिसर्च हो चुकी है उसके ऊपर दोबारा से वही उसी चीज पे, टॉपिक पे, उसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट इज टू एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, कि भाई दो जो है वो फील्ड हैं, उनके बीच संबंध बना के एक रिसर्च करना, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को एनकरेज करने के लिए। जैसे मान लो कि वेटनरी, है ना, वेटनरी के जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इस बात पे रिसर्च करना चाहते हैं कि गुडुच्ची जो है वो पशुओं के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, गुडुच्ची के ऊपर रिसर्च अगर करना चाहते हैं तो गुडुच्ची के जितने भी गुण कर्म, उनका जितना भी मोड ऑफ एक्शन है, उसके अंदर जितने भी एल्केलॉइड होते हैं, वो सारे आयुर्वेद के किसी रिसर्च स्कॉलर ने पहले से ही उस पर रिसर्च करी होगी। तो वो क्या करेंगे, आयुर्वेद की रिसर्च को उठाएंगे, वहां से डाटा लेंगे, वहां से डाटा रिव्यू करेंगे और फिर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो ये दो अलग अलग डिसिप्लिन हो गए, एक वेटनरी हो गया, एक आयुर्वेद हो गया। इन दोनों डिसिप्लिन, अगर ये ऐसा पॉसिबल हो पाए, इसीलिए आयुष रिसर्च पोर्टल सरकार ने बनाया। क्योंकि इससे पहले अगर कोई वेटनरी डॉक्टर जो था, वो रिसर्च स्कॉलर जो था, वो अगर ढूंढेगा इंटरनेट पे, तो उसको गुरुची पे अवेलेबल रिसर्चेज नहीं मिलती थी, क्योंकि डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो द पॉइंट है जनरेट एविडेंस फॉर वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ दीज सिस्टम वर्ल्ड वाइड। अब देखो, आप जानते हैं कि बहुत सारे पश्चिमी देश जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो आयुर्वेद को एज अ, जिसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम, या फिर एज अ हेल्थ सिस्टम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए एविडेंस। वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एविडेंस जो है वो अभी भी आयुर्वेद में जो है उतना अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए आयुर्वेद को एज अ हेल्थ सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आयुर्वेद को एज ए हेल्थ सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे आयुर्वेद के अभी जो है वो वहाँ पे आयुर्वेद प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो क्यों करते हैं, वो किसी लिए, वो किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर जितने भी हमारे डाटा बेसिस हैं वहाँ पर आज तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनके प्रमाण वहाँ पे देखे हैं। तो आयुष रिसर्च पोर्टल इसीलिए भी बनाया गया ताकि पूरी दुनिया में आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया जा सके, और जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनकी फाइंडिंग्स अवेलेबल हो सके। कंटेंट क्या क्या है आयुष रिसर्च पोर्टल में, आपको क्या क्या मिल जाएगा, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं आयुर्वेद में वो आपको आयुष रिसर्च पोर्टल में मिल जाएंगे। ड्रग रिसर्च आपको आयुष रिसर्च पोर्टल में मिल जाएगी, किसी दवाई के ऊपर अगर रिसर्च हुई है। ऑन गोइंग एंड कंप्लीटेड रिसर्च आपको आयुष रिसर्च पोर्टल में मिल जाएगी। ठीक है, क्या खास बात है, क्या इंपॉर्टेंस है आयुष रिसर्च पोर्टल की? तो पहला तो यही है कि ऑथेंटिक इंडियन डाटा है, सरकारी वेबसाइट है, सरकारी रिसर्च पोर्टल है, तो इसमें इंडियन ऑथेंटिक डाटा होगा। इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो 100% होगी। ये भारत सरकार के द्वारा जो है वो चलाया जाता है, तो इसको कोई भी नॉन ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। हेल्प्स आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स। ठीक है, वही बात है कि अश्वगंधा के ऊपर आज तक कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं। आप आयुष रिसर्च पोर्टल खोलोगे और उसके ऊपर अश्वगंधा लिखोगे तो आप के रिजल्ट में बहुत सारे अश्वगंधा के ऊपर जितनी भी रिसर्चेज आज तक हुई हैं वो सारी अवेलेबल होंगी। फिर आप अश्वगंधा के ऊपर उसके आगे ही रिसर्च करना चाहोगे, जिससे रिसर्च गैप जो है वो कवर होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आयुष रिसर्च पोर्टल। नेक्स्ट आता है हमारे पास पबमेड। अगले जो आपके सिलेबस में है वो है पबमेड। ठीक है, तो पबमेड क्या है? इट इज अ फ्री सर्च इंजन। ठीक है, इट इज अ फ्री सर्च इंजन, जैसे गूगल है, याहू है, वैसे पबमेड भी है। फॉर असेसिंग द, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग द मेडलाइन डाटाबेस। ठीक है, क्या है पबमेड, क्या है? जैसे पब्लिकेशन मेडिकल, है ना, ये ट्रिक होगी याद करने के लिए। तो एक फ्री सर्च इंजन है जिससे हमें मेडलाइन, एक डाटाबेस है, उसकी सारी रिसर्चेज जो हैं उनका एक्सेस मिल जाता है। किसका मिल जाता है? मेडलाइन डाटाबेस का। मेडलाइन डाटाबेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट हैं ऑफ लाइफ साइंसेस एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ मेडलाइन होता क्या है। मेडलाइन क्या है? एक डाटाबेस है। पहली बात, एक डाटाबेस का मतलब एक ऐप है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा है, सीधी बात है ना, जिसका पूरा नाम क्या है? मेडिकल लिटरेचर
एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि ये जो मेडलाइन है ये मॉडर्न मेडिसिन का आज तक का जितना भी रिसर्च हुई है उसका डाटाबेस एक सिस्टम है जिसको हम मेडलाइन बोलते हैं, है ना। तो अब आयुर्वेद जो है वो बिना मॉडर्न मेडिसिन के, आज के युग की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके बिना उसके ऊपर रिसर्च करना इम्पॉसिबल है। आयुर्वेद को आज के युग के हिसाब से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एक तो आपको आयुर्वेद वाले पता होने चाहिए, जैसे आयुष रिसर्च पोर्टल हो गया, धारा हो गया। एक आपको फिर मॉडर्न का भी पता होना चाहिए, तो मॉडर्न वाला है पबमेड। हालाँकि पबमेड क्या है, एक सर्च इंजन है जो एक हमारा डाटा बेस है, मेडलाइन जिसको बोलते हैं, उससे जो है वो रिसर्चेज़ ढूँढ के आपको देता है। ये जो पबमेड है ये किसने बनाया? ये बनाया एनएलएम ने। किसने बनाया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने। किसने बनाया? यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक डाटाबेस बनाया जिसका नाम है पबमेड है। और वो पबमेड क्या करता है? आपको रिसर्च आर्टिकल का डाटा प्रोवाइड करता है जो कि एक डाटाबेस से देता है जिसका नाम है मेडलाइन, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इसको बनाया है और इसको मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है? नेशनल सेंटर ऑफ बीआई, बीटीआई, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इस डाटाबेस के अंदर क्या कंटेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 30 मिलियन से ज्यादा साइटेशंस हैं, यानी 30 मिलियन से ज्यादा इसमें रिसर्च आर्टिकल हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है? और इन सब का सोर्स क्या है? एक ही सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक तो सबसे फेमस सोर्स है हमारा क्या? मेडलाइन। इसके अलावा लाइफ साइंस जर्नल्स जितने भी दुनिया भर में हैं उनसे भी डाटा आपको पबमेड में मिल जाएगा। जितनी भी ऑनलाइन बुक्स हैं उनसे भी डाटा आपको पबमेड में मिल जाएगा। तो पबमेड क्या चीज़ है? पबमेड है गूगल, एक गूगल की तरह एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारे मेडिसिन से रिलेटेड या मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड आर्टिकल आप उसमें ढूंढ सकते हो। क्या की फीचर है पबमेड का? एडवांस सर्च ऑप्शन है जिसमें फिल्टर वगैरह लग जाते हैं कि आपको जो है वो कौन सी ब्रांच से रिसर्च आर्टिकल ढूंढना है, जैसे ओब से ढूंढना है, गायनी से ढूंढना है, ऑर्थो से ढूंढना है, तो वो सर्च करने के लिए फिल्टर लग जाते हैं, ठीक है। एडवांस सर्च ऑप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट आप वहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि पूरी रिसर्च का मतलब जिसको बोलते हैं, पूरी रिसर्च को छोटा करके लिखा गया होता है कि इस रिसर्च के अंदर है क्या, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यूजेस मैश, यहाँ पे मैश एक चीज होती है। मैश का मतलब क्या होता है? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स फॉर इंडेक्सिंग, ठीक है, कि आप वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। लिंक फॉर फुल टेक्स्ट आर्टिकल। अब देखो इसमें, क्योंकि देखो पबमेड जो है वो एक हमारा रिसर्च पोर्टल है, अगर आप उसमें पूरी की पूरी थीसिस ही डाल दोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, तो उसका सर्वर फेल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ जैसे पूरी थीसिस तो मान लो 500 पेज की होती है, एक थीसिस में ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 पेज की है। तो 500 पेज का पीडीएफ अगर आप डाल दोगे उसमें तो वो 5-6 जीबी का हो जाएगा। तो वो इतना बड़ा डाटा जो है वो इस वेबसाइट पे डालना, दिस इज वेरी इम्पॉसिबल। तो इसमें क्या किया जाता है, उस 500 पेज वाली थीसिस का एक पेज वाला एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक ही पेज होगा जिसमें ये बताया गया होगा कि इस थीसिस में है क्या, और उसी पेज के साथ नीचे लिंक लिखा गया होगा। अगर आपको फुल आर्टिकल पढ़ना है या फुल थीसिस पढ़नी है तो आपको लिंक जो है वो अवेलेबल होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये फ्रीली है, जो पबमेड है वो आपको, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। एडवांटेज इसका यही है कि ये फ्री है और रिलायबल है, ऑथेंटिक सोर्स है ना। कोई भी अगर आपने अपने पूरी दुनिया में किसी को भी कुछ भी दिखाना हो कि रिसर्च रिलेटेड टू मॉडर्न मेडिसिन, तो आप पबमेड से सर्च करके दिखा सकते हैं। ट्रस्टेड गवर्नमेंट डाटाबेस है क्योंकि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने बनाया है, अमेरिका की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उन्होंने ये बनाया है, तो ये जो है वो ट्रस्टेड है और बिल्कुल सही डाटाबेस है। वाइड कवरेज ऑफ बायोमेडिकल टॉपिक्स, और ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसी इतना ही पढ़ते हैं कि आईटी
का क्या रोल है डाटा माइनिंग में, और कितने कौन-कौन से इंडिया में आयुर्वेद से रिलेटेड 2 जो हैं बड़े सर्च पोर्टल हैं, आयुष और धारा, और एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने आज पढ़ा जिसका नाम है पबमेड। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है और आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या रोल होता है, और एक छोटा सा टॉपिक है RIMS, रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन 2 टॉपिक्स के बाद आपका बिल्कुल बेसिक सा जो टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक है कि ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड मेडिकल रिसर्च और बायोस्टैटिक का आयुर्वेद में क्या जो है वो मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। ये 2 टॉपिक जो हैं इम्पोर्टेंट मैं इनको कहता हूँ क्योंकि 10 नंबर में कई बार आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो बस ये 2 टॉपिक बचते हैं, इसके बाद आपका रिसर्च का टॉपिक का जो सिलेबस है, रिसर्च का सिलेबस जो है वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स को खत्म करके उन 10-10 मार्क्स वाले, बिल्कुल जिसमें आप मतलब वहाँ पे आपको कुछ लिखना जो है वो समझ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हिस्ट्री में क्या-क्या रिसर्चेज़ हुई हैं और आयुर्वेद में रिसर्च कहाँ से शुरू हुई, ठीक है? वेदों में कैसी रिसर्च थी, या हमारा आयुर्वेद जो था वो एक रिसर्च बेस्ड ग्रंथ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। और आयुर्वेद में रिसर्च की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम पढ़ेंगे 10-10 मार्क्स के हिसाब से। और इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे 5-5 मार्क्स के हिसाब से, उसके बाद आपका रिसर्च का सिलेबस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम शुरू करेंगे स्टैट। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय और आप देख रहे थे एमबीक्यूज़ क्लासेस। थैंक यू सो मच।